जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारियां आप लोगों तक साझा करता रहता हूं। और हमारे वीडियो लेक्चर में जो हम आपके साथ साझा करते हैं, जिस टॉपिक पे आपके साथ हम चर्चा करते हैं, उस वीडियो लेक्चर में हम प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के नॉलेज को एनहेंस करे और आपके डेली लाइफ में यूज हो। अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो या फिर आप प्लास्टिक के रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट हैं। खास करके जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो स्टूडेंट हैं, जो अभी एजुकेशन लाइफ में एंट्री किए हैं और जो अभी सीपेट में या फिर पॉलीमर की इंडस्ट्री में अपना कैरियर के लिए स्टार्टअप दे रहे हैं, जो उनके लिए हमारी वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, आप लोगों के साथ हमारी डिस्कशन में सारे वीडियो में मैं आप लोगों को बताता रहता था कि मैं पॉलीमर साइंस का लेक्चर लेके आऊँगा, जिस पॉलीमर साइंस में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और मैं लास्ट अपने कम्युनिटी में जाके शेयर भी किया था कि पॉलीमर साइंस के बारे में मैं एक लेक्चर लेके आने वाला हूँ। तो आज हम पॉलीमर साइंस के लेक्चर को स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पॉलीमर साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनेगी, उस प्लेलिस्ट में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो आती जाएगी। आज हम पॉलीमर साइंस के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पॉलीमर साइंस के वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीमर साइंस के वीडियो लेक्चर में हम आज के जो वीडियो टॉपिक हम कवर करेंगे, हम पॉलीमर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हमारी पॉलीमर की उत्पत्ति कैसे हुई, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और जब हम हिस्ट्री के बाद हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हम पॉलीमर का नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि जो भी हमारी पॉलीमर यूज हो रही है उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ देखेंगे। और फिर हम मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और पीडीआई के बारे में देखेंगे। तो चलिए अभी हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को और स्टेप बाय स्टेप हम पॉलीमर को एंजॉय करते हैं। आप अपने घर में जब होते हैं तो या फिर डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आप यूज करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सा मटेरियल है। सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, वो भी एक पॉलीमर है। नॉर्मली जो आप फैब्रिक आजकल यूज हो रहे हैं कपड़े बनाने के लिए, जिस पे आप सो रहे हैं, पॉलिएस्टर ग्रेड के जो फैब्रिक हैं, ये सब एक पॉलीमर के अंतर में आते हैं। अगर आप चश्मा लगा रहे हैं, वो भी एक तरह का पॉलीमर है। तो डेली लाइफ में आप पॉलीमर को यूज कर रहे हैं और पॉलीमर के बारे में आपको पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल पर्टिकुलर इस जगह के लिए पॉलीमर यूज हो रही है। पॉलीमर क्या है कि अगर आप बीमार हैं तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए भी हम पॉलीमर यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक केमिकल हमारे पॉलीमर पे लगा करके और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी हम यूज करते हैं, जो हमारी ऑटोमोबाइल मेडिकल इंडस्ट्री के लिए यूज की जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ये एक अहम रोल ही अदा करके बैठी है। जैसे कि आप एयर स्पेस वगैरह के लिए अगर देखेंगे तो पॉलीमर क्या करती है कि ये जो भी मेटल के कंपेयर में, जब हम अलग अलग मेटल्स यूज किया करते थे या ग्लास यूज किया करते थे, तो उनका वेट बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। तो जब हमारा पॉलीमर का इन्वेंशन हो गया तो ये पॉलीमर क्या की कि उसके वेट को रिड्यूस कर दी, और जब वेट को रिड्यूस कर दी तो वहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो गया, और कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो पॉलीमर और भी ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होने लगी। आज के समय में पॉलीमर ऐसी मटेरियल हो गई है कि इसको आप डेली लाइफ से निकाल ही नहीं सकते हैं, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और जनरली आप लोग देखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पॉलीमर ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जो पॉलीमर के जैसा हो। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि धरती पे अगर कोई वरदान है तो वो पॉलीमर है, क्योंकि कोई चीज़ अजर और अमर मानी जाती थी। पुराने समय में कोई चीज़ अजर और अमर मानी जाती थी, तो आज के समय में वो पॉलीमर ही है जो अजर और अमर है। और पॉलीमर एक ऐसी मटेरियल है जिसको हम दैवीय मटेरियल भी बोल सकते हैं, जो बार बार उसको हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब उसको हम प्रोसेस करके रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं।
जिसकी बात हम कर रहे हैं वो पॉलीमर के कैटेगराइज में प्लास्टिक आता है, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि पॉलीमर है क्या, इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, इसकी हिस्ट्री कैसी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर एक स्पेशल मटेरियल है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट से बना होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट का सेंस क्या है फ्रेंड्स, कि पॉलीमर के अलग अलग पार्टिकल्स मेनी टाइम्स आकर के जब जुड़ते हैं, तो मोनोमर के जब अलग अलग पार्टिकल्स मेनी टाइम्स आके जब जुड़ते हैं तो वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर जैसे कि आप एक माला ले लीजिए, उस माला में अगर आप इमेजिन करें कि उस माला में मोतियों से माला बना हुआ है, तो जो माला है, माला की जो एक मोती है वो मोनोमर का फॉर्मेशन करती है। जबकि जब हम पूरा माला बना देते हैं और जब धागे के रूप में हम फॉर्मेशन करा लेते हैं तो वो एक पूरा माला बन जाता है। और उस माला में जो हमारा धागा है वो बॉन्डिंग का काम करता है, और वो पूरा माला जब बन के निकलती है तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा ये पॉलीमर होता है ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। पॉली अलग शब्द होती है और मर अलग शब्द होता है। जो ये ग्रीक वर्ड में देखेंगे, पॉली का जो मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि मेनी बहुत ज़्यादा पार्ट्स को मिलने से जो फॉर्मेशन होती है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स मिला है और बहुत ही ज़्यादा इसके अलग अलग कंपोनेंट मिलकर के जब बनाए हैं तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। जैसा कि स्लाइड में देख सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद द लॉन्ग चेन। पॉलीमर जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, तो ये जो लॉन्ग चेन से मिलके बनती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा रहती है। जैसे पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स को मिल करके बनते हैं। इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं जो ये मोनोमर है, इस जब डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर आकर के यहाँ पे जुड़ते गए हैं तो ये एक पॉलीमर का फॉर्मेशन किए हैं। जैसा कि इस रिएक्शन के जरिए आप लोग देख सकते हैं, जो ये एथिलीन मोनोमर, जब एथिलीन मोनोमर का रिपीटिंग यूनिट बार बार यहाँ पे रिपीट करता गया तो ये जो फॉर्मेशन हुई, इस फॉर्मेशन को हम पॉली एथिलीन के नाम से जानते हैं। जनरली इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो 1000 से लेकर के 1 लाख तक होती है पॉलीएथिलीन में। आई होप कि पॉलीमर आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। जो पॉलीमर है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर के जब बनती है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट से मिलकर के बनती है, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। अभी आप पॉलीमर तो जान गए, लेकिन इसका जो हम बात कर रहे हैं कि मोनोमर क्या होता है। मोनोमर या पॉलीमर का वह छोटा से छोटा पार्ट होता है जिससे हमारा पॉलीमर बनता है, उसको हम मोनोमर के नाम से जानते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप नॉर्मली अपने घर में देख सकते हैं। डेली लाइफ में जब आप फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, तो आप जब राइस खाते हैं तो जैसे डिफरेंट, अगर एक बाउल में राइस को रखा जाए और राइस को आप चुन करके निकाल लें तो जो एक राइस होगी वो पॉलीमर, वो मोनोमर होगी। जबकि अगर हम मैगी बना लें, या जो मैगी टाइप्स का स्ट्रक्चर जब हम मैगी बना देते हैं तो वो मैगी क्या है, मैगी हमारी जो है वो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेती है। क्योंकि पॉलीमर के एग्जाम्पल के लिए बेस्ट हमारी जो मैगी है, क्योंकि जो हमारी मैगी है, मैगी एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी करती है, तो यानी कि उसके चैन की मोबिलिटी भी अच्छी है। तो हम एक मैगी को लेकर के, जैसे जब आप मैगी को एक पिक करेंगे तो लंबा चैन आप देखेंगे, तो हम एक मैगी को लेकर के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा राइस रहा वो राइस हमारा मोनोमर हो गया, और जो हमारी मैगी की फॉर्मेशन हो गई तो वो हमारा पॉलीमर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि जब हमारा लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होता है तो उसके वो क्या क्या प्रॉपर्टी को इम्पेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें बदलती हैं उसमें। तो चेन एंटेंगलमेंट होता है। चेन एंटेंगलमेंट क्या होती है, जब हमारा लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होता है तो चेन आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है। तो जो ये स्लीपिंग की जो बॉन्डिंग है, ये चेन एंटेंगलमेंट में जब हमारा पॉलीमर बनता है तो ये स्ट्रांग हो जाती है। इनकी जो चैन की स्लीपिंग होती है, स्लीपिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो चैन की हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा जो नेक्स्ट हमारा होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आप लोग सुने होंगे कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है।
तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर या वह टेम्परेचर होता है जिस पे मॉलिक्यूल सेगमेंटल मोशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, एक अलग से शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में, बट आपको बता दूं, जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के साथ साथ उस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी एक्सपांड होती है, और जब एनर्जी बढ़ती जाती है तो उनके एनर्जी के साथ साथ वो मॉलिक्यूल्स क्या सोचते हैं, अपनी कक्षाओं को छोड़ के बाहर निकलने के लिए, यानी कि वो फ्री मूवमेंट चाहते हैं। तो जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ले आते हैं पॉलीमर को, और उसके नीचे जो हमारा पॉलीमर है, वो हमारा पॉलीमर उसके नीचे हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, और जब हम उससे ऊपर जाते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मोशन स्टार्ट हो जाती है। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूलर मोशन स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा जो पॉलीमर होता है वो रबरी फॉर्मेशन में आ जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे आकर के ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, उस टेम्परेचर को हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम देखते हैं जो अगला इसका होता है विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी या वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें विस्कस और इलास्टिसिटी दोनों प्रॉपर्टी को जब हम मर्ज कर देते हैं तो इसको विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे विस्कस प्रॉपर्टी लिक्विड फॉर्मेशन और इलास्टिक प्रॉपर्टी रबरी फॉर्मेशन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसको हम विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो हमारे पॉलीमर में एक बहुत ही अच्छी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो होता है सेमी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी। जो हमारा पॉलीमर होता है, तो सभी पॉलीमर या तो पूरे क्रिस्टलाइन नहीं हो सकते हैं या पूरे एमॉर्फस नहीं हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में है, जिसमें हमारा कुछ पॉलीमर क्रिस्टलाइन भी है, कुछ पॉलीमर एमॉर्फस भी है। तो जो हमारा ये पॉलीमर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुछ पॉलीमर में ये दोनों देखने को मिलती है, तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन से हमारा सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होती है। अदर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, जिसमें अदर प्रॉपर्टी में आप लोग देखेंगे कि चीप एंड इजी मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी पॉलीमर है, ये जनरली चीप तो है ही, सस्ता तो है ही, लेकिन इसको जो प्रोसेस करने की जो हमारी स्टेप्स हैं, जो हमारे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करने के जो हमारे प्रोसेस हैं, ये बहुत ही इजी हैं। अदर मटेरियल के कंपेयर में अगर हम ले लें तो पॉलीमर बहुत ही इजी है प्रोसेस करना। और ये पॉलीमर, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका वेट बहुत ही कम वेट होता है, लाइट वेट होता है, जिसमें अगर आप बियर के बॉटल से कंपेयर करें तो बियर की बॉटल जनरली आपका 300 ग्राम्स की आती है। बट वहीं अगर आप जब से आप प्लास्टिक यूज करने लगें तो प्लास्टिक की जो बियर की बॉटल आती है वो 30 ग्राम में ही बन के निकल जाती है। और जो इसकी प्रोसेसिबिलिटी होती है, ये प्रोसेसिबिलिटी भी आसानी से हो जाती है। जनरली आजकल ये जो हमारी बॉटल है 3D प्रिंटेबल भी है। अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की, जो हमारी अगली प्रॉपर्टी में हम कंसीडर करते हैं बायोडिग्रेडेशन को, तो हमारी जो पॉलीमर होती है, ये बायोडिग्रेडेड पॉलीमर आजकल हमारे मार्केट में आ गए हैं। तो हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को भी हम यूज करते हैं, क्योंकि आप लोग लंबे समय से चलते आ रही समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि समुद्र या फिर लैंड फिलिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ रही है। समुद्र में भी आप देखेंगे कि प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो चुका है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को लेकर के आए मार्केट में। और जब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आया है तो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपना डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने लगती है। जब इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं पॉलीमर। इसके वजह से जो हमारे पॉलीमर की प्रॉपर्टी है बायोडिग्रेडेशन की, आज हमारी पॉलीमर एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। जनरली आप लोग पॉलीमर के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पॉलीमर है वो पैकेजिंग सेक्टर में यूज होता है। पैकेजिंग सेक्टर में एक क्विक एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, पैकेजिंग सेक्टर है। ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हमारे सोलर पैनल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। ये बच्चों के डाइपर्स में हमारी जो पॉलीमर यूज की जाती है। फोटो
फोटोग्राफी के लिए जो हमारी जो आपकी कार्ड्स वगैरह बनते हैं, जो मशीनों के कार्ड्स आते हैं, उसमें भी हमारा पॉलीमर यूज किया जाता है। क्लॉथिंग और स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पॉलीमर को यूज किया जाता है। जब हम जैसे कि अगर आजकल की जो हमारे पॉलीमर आ रहे हैं, ये क्लॉथिंग के लिए पॉलिएस्टर बेस्ड पॉलीमर आ रहे हैं और केवल इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह आते हैं, उसमें भी हम पॉलीमर का यूज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। अभी हम लोग नज़र डालेंगे कि पॉलीमर के हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोग के दिमाग में होगा, ये टाइम से जब से धरती की उत्पत्ति हुई, जब से इंसान की उत्पत्ति हुई धरती पे, तब से पॉलीमर हमारे अंदर है। लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्योंकि अगर आप देखें तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए की जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, जो जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर देखें, जो ये हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में जो ये बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ही जैसी होती है। और जो हमारा ये डीएनए है, ये डीएनए भी हमारा एक तरह के पॉलीमर में कंसीडर किया जाता है। डीएनए के बाद अगर हम बात करें, आप देखेंगे तो डीएनए के बाद प्रोटीन्स जो हैं, जो भी आप प्रोटीन्स लेते हैं, ये सभी प्रोटीन, या फिर जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो जो आपको प्रोटीन, आपके शरीर में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोटीन भी पॉलीमर का ही एक फॉर्मेशन होता है। और प्रोटीन के बाद अगर आप देखें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो अभी आप फूड ग्रेड प्रोडक्ट खा रहे हैं, जैसे कि आप ब्रेड्स वगैरह जो खाते हैं, तो या फिर जब रोटी वगैरह जब खा रहे हैं आप, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी एक पॉलीमर का ही पार्ट्स होता है। तो लंबे टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही थी, जो हमारे शरीर के अंदर थी, लेकिन हमें वो चीज़ पता ही नहीं था। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो ब्रह्मांड में अवेलेबल तो हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसी चीज़ हमारे शरीर के अंदर थी। धरती की उत्पत्ति के ही टाइम से, मानव जीवन का जब से विकास हुआ, उनके शरीर के अंदर डीएनए था। जब वो भोजन करते थे तो कार्बोहाइड्रेट्स था, प्रोटीन था। तो ये सब पॉलीमर के ही पार्ट्स हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारियाँ नहीं थी। धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हुआ और स्टेप बाय स्टेप हम पॉलीमर में आए। अभी हम लोग ये बायो बेस्ड पॉलीमर की बात नहीं करेंगे, हम जनरली पॉलीमर को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पॉलीमर की हिस्ट्री में सबसे पहले 1839 में कॉर्लिस गुडियर जी आए। और कॉर्लिस गुडियर जी ने क्या किया, उन्होंने वल्कनाइजेशन कराया। जो अभी हमारा रबर के लिए, जो हमारी वल्कनाइजेशन की प्रोसेस है, जो हमारा रबर मटेरियल है, उस रबर मटेरियल में इन्होंने क्या किया कि सल्फर के साथ उसको बॉन्डिंग कराया, जिसको हम बल्कनाइजेशन प्रोसेस से जानते हैं। इस बल्कनाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारा नेचुरल रबर था, नेचुरल से पाए जाने वाले रबर को इन्होंने सल्फर के साथ जब रिएक्ट कराया, तो जब सल्फर के साथ इन्होंने रिएक्ट कराए 1839 में, तो इन्होंने देखा कि हमें एक रबर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ रबर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो जनरली हमारे टायर्स वगैरह के लिए यूज किए जाने लगे। जैसा कि इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, गुडियर जी 1839 में जब आए तो इन्होंने क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीआइसोप्रेन चेन्स बाय द सल्फर स्पेसीज, पॉलीआइसोप्रेन को इन्होंने सल्फर के साथ रिएक्ट कराया, और पॉलीआइसोप्रेन चेन को जब सल्फर के साथ रिएक्ट कराए तो इन्होंने रबर का फॉर्मेशन लिया। और ये जो हमारा रबर का जब मिला, तो इस रबर को हम टायर्स वगैरह के लिए हम यूज करने लगे। तो सबसे पहले जो हमारे आए थे पॉलीमर के फील्ड में, जो हमारे सबसे पहले थे, उसका नाम था कार्लिस गुडियर। अभी जब ये चीज़ें चलती रहीं, तो कार्लिस गुडियर के बाद हमारा जो नेक्स्ट मटेरियल आया, वो नेक्स्ट मटेरियल बेकेलाइट आया। अभी बेकेलाइट मटेरियल जो आया था, ये 1910 में जो हमारे लियो बेकेलाइट थे, इन्होंने फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ये रिएक्ट कराएं, और फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ये 1910 में रिएक्ट कराए थे, तो इन्होंने देखा कि एक हमारा अलग सा फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और इस अलग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि जो ये बेकेलाइट्स हैं, बेकेलाइट्स आपका थर्मोसेट मटेरियल में आता है, जिसकी क्रॉस लिंकिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये थर्मोसेट मटेरियल जब आप अपने घर में देखेंगे, जो स्विचेज वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो स्विचेज हैं,
इन स्विचेस के में यूज होने वाला जो मटेरियल है वो बेकेलाइट्स है। पहले के समय में जो एस्ट्रे आती थी, सिगरेट पीकर के जो एस्ट्रे आती थी, वो एस्ट्रे भी बेकेलाइट्स का बना हुआ होता है। अभी आप देखेंगे कि आपके घर में जो ये डिश आने लगे हैं, ये डिश भी बेकेलाइट्स की कंपोजिशन से बनने लगा है। तो जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे बेकेलाइट्स, ये 1910 में आए और बेकेलाइट्स के आने के बाद ये हमारा पॉलीमर का उत्पत्ति, मतलब प्लास्टिक की उत्पत्ति धीरे, हमारा प्रोडक्शन फॉर्मेशन में धीरे धीरे आने लगा। इसके बाद इनके बाद जो नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक थे हरमन स्टूडिंगर जी, जो माइक्रोमोलिकुलर कंसेप्ट दिए हैं। इनको माइक्रोमोलिकुलर कंसेप्ट देने के बाद इनको ये नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे और ये अपना माइक्रोमोलिकुलर कंसेप्ट 1924 में दिए हैं। इनके समय जो हमारे पॉलीमर के साथ समस्याएं आ रही थीं, जिसमें पॉलीमर हमारा है ये कैन नॉट बी डिस्टिल्ड है, विस्कस इन मेल्ट एंड सॉल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, डोंट हैव एनी अपीयरेंट फंक्शनल एंड ग्रुप, कोई भी फंक्शनल एंड ग्रुप नहीं है इनका। एंड डोंट प्रॉपरली क्रिस्टलाइज, ये प्रॉपरली क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते हैं। इन्होंने उस पर स्टडी किया मैक्रोमोलिकुलर्स पे, और मैक्रोमोलिकुलर्स के कंसेप्ट को इन्होंने दिया, इन्होंने अपने लैंग्वेज में दिया। जो इनके लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं, ये अपने लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने दिया। और इनका अचीवमेंट क्या रहा कि कंसेप्ट ऑफ माइक्रोमोलिकुलर्स इन्होंने दे दिया और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय विस्कोमेट्री। जो हमारी विस्कोमेट्री से मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन होती है, उसका उत्पत्ति इन्होंने किया, और उसके उत्पत्ति से हमें जो माइक्रोमोलिकुलर्स का कंसेप्ट मिला, ये हमारे डेली लाइफ में आज के समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इनके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे 1928 में, ये विलियम्स कॉर्थोर आए। विलियम कॉर्थोर्स ने फर्स्ट रेशनल सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिकुलर्स बाय पॉलीकंडेंसेशन, जो ये विलियम कॉर्थोर आए। अभी आगे हम कॉर्थोर इक्वेशन के भी बारे में देखेंगे, आप लोग जानेंगे कॉर्थोर इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में न्यूमेरिकल वगैरह भी आप लोग को करने को मिलेगा। तो ये विलियम्स कॉर्थोर आए, तो इनके आने के बाद इन्होंने सबसे पहले पॉलीकंडेंसेशन का जो फॉर्मेशन दिया, जैसा कि डिफरेंट मोनोमर जब मिल करके पॉलीमर बना रहे हैं तो उनके कंडेंसेशन रिएक्शन की जो फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप हमारा कैसे पॉलीकंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्कोहल एंड ग्रुप और एसिड एंड ग्रुप आपस में फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन करेंगे। जब ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के मिलेगा। और जब ये फाइनल प्रोडक्ट इन्होंने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जब इन्होंने पॉलीमराइजेशन के बारे में अपना दिया, पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में जब इन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो हमारे माइक्रोमोलिकुलर्स के फील्ड में, हमारे पॉलीमर के फील्ड में एक क्रांति के रूप में आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो हमारे पॉलीमर्स हमारे मार्केट में आए थे, जो हमें देखने को मिले थे, ये हमारे अब इनकी हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ गई है और ये हमारे यूज होने लगे। अब ये जो सबसे ज़्यादा यूज हुए वर्ल्ड वाइड 2 के दौरान, तो जो हमारा नायलॉन था, नायलॉन पैराशूट्स वगैरह के लिए यूज होने लगा वर्ल्ड वाइड 2 में। और जो हमारा बुना एस यानी कि सिंथेटिक रबर था, ये रबर हमारा टायर्स के लिए यूज होने लगा। तो वर्ल्ड वाइड 2 में हमारी जो पॉलीमर रही, ये एक अहम रोल अदा की। पैराशूट्स के लिए जो हमारे सैनिक जब पैराशूट्स लेके जब जाते थे, वर्ल्ड वाइड 2 में पैराशूट्स जो लेके सैनिक जाते थे, उन सैनिक की जो पैराशूट्स थी वो नायलॉन से बनी हुई थी, जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देती थी। उसके बाद धीरे धीरे करने के बाद जब हमारा आगे चल करके अलग अलग हमारे साइंटिस्ट आए, जिसमें हम 1915 में अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोमोलिकुलर्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, 1950 में हमें समझ में आया कि जो हमारे ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी फॉर्मेशन में हम स्टडी करने लगे। अब 1953 में जो ये वाटसन और क्रेग से नोबेल प्राइज़ विनर 2 साइंटिस्ट रहे,
जो 1962 में देख पाए कि डबल हेलिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में इन्होंने खोज किया। फिर आगे चल करके 1953 से 1954 में कैटेलिटिक सिंथेटिक्स ऑफ पॉलीएथिलीन जिगलर नाटा जो हमारे नोबेल प्राइज़ विनर रहे थे, जिनको नोबेल प्राइज़ 1963 में दिया गया, इन्होंने 1953 में बताया कि कैटेलिटिक सिंथेटिक्स ऑफ द पॉलीएथिलीन, जो हमारी पॉलीएथिलीन है इसकी कैटेलिटिक सिंथेटिक प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया, जो जिगलर नाटा कैटेलिस्ट के भी फॉर्मेशन से होती है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, आगे चल के आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिगलर नाटा कैटेलिस्ट के बारे में। फिर जो उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं 1953 में पॉली फ्लोरी आए। आप लोग आगे देखेंगे फ्लोरी हगिंस थियरी के बारे में, और उसके बारे में इनको अगेन इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1974 में। 1953 में आपने बताया कि पॉलीमर कन्फर्मेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने कंसेप्ट दिया, और आपके इस कंसेप्ट दिए जाने पे गवर्नमेंट के द्वारा आपको 1974 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद हमारे पॉलीमर के सेक्टर में अलग अलग ईयर में अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग कंसेप्ट देते गए, और धीरे धीरे हम 2005 में आए, जिसमें 2005 में जो हमारे कैल्विन और गैर्विस जो हमारे नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट रहे, इन्होंने मेटासिस पॉलीमराइजेशन के बारे में अपना वक्तव्य दिया। और यहाँ से जब स्टार्टिंग से हमारी वर्ल्ड वाइड 2 के बारे में जर्नी रही, और 2005 में जब हम आए तो हमें क्लियर हो गया पॉलीमर के बारे में। आज के समय में हम पॉलीमर को एक ऐसे दौर में ला चुके हैं कि जब हम देखेंगे कि आप लोग आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि जो ये हम कपड़ा पहन रहे हैं, इस कपड़े में अगर कहीं से सुराख लग गया या कपड़ा अगर फट गया, तो इनके पॉलीमर्स को इनको हम ऐसे करके और यहाँ पे रगड़ ऐसे अगर रब करेंगे तो पॉलीमर्स आपस में बॉन्डिंग करके फटा हुआ कपड़ा दिखेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे मार्केट में अब ऐसे पॉलीमर आने लगे हैं जो सेल्फ हीलिंग पॉलीमर हैं। जैसे कि आप अभी एक मूवी आई थी मिशन मंगलम, उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे स्पेस में जो हमारा क्राफ्ट भेजा गया है, उस क्राफ्ट में जो हमारा पॉलीमर यूज किया गया है वो सेल्फ हीलिंग पॉलीमर है। तभी तो उस आप लोग उसमें जब देख रहे थे तो क्राफ्ट जाने के बाद ब्रेक हो गया, और जब ब्रेक होने के बाद फिर सबकी टेंशन बढ़ गई कि अब पॉलीमर का क्राफ्ट ब्रेक हो गया, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो सेल्फ हीलिंग पॉलीमर यूज किया गया था, क्योंकि वो ब्रेक होने के बाद आपस में खुद से बॉन्डिंग कर लिया और सेल्फ हील कर लिया। तो आज का जो हमारा लेटेस्ट जो हमारे पॉलीमर आ गए हैं ये सेल्फ हीलिंग पॉलीमर आ गए हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जो ये हमारे पॉलीमर्स हैं, ये हमारे पॉलीमर्स आपस में अलग अलग हैं। जब इनको हम एक पास लाए हैं तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लिए हैं और जुड़ गए हैं। जैसे कि आप लोग इन दोनों पिक्चर में देख करके आप क्लियर हो गया होगा, और आप मिशन मंगलम मूवी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग को ये चीज़ देखने को मिली थी कि सेल्फ हीलिंग पॉलीमर बेसिकली हमारी एरो स्पेस में यूज की जा रही है अभी, बट आने वाले समय में ये ब्रॉड प्रोडक्शन में आपके कपड़ों में भी आएगा। क्योंकि कपड़ों में अगर कहीं आपकी कुछ लग जाता है या थोड़ा सा फट जाता है तो वहाँ पे रेसेस निकल जाते हैं। तो आने वाले टाइम में जब ये सेल्फ हीलिंग पॉलीमर कपड़ों में आने लगेगा तो ये फैब्रिक सेल्फ हीलिंग फैब्रिक जो होगा, तो कहीं भी आपका कपड़ा अगर फटेगा तो उसमें अगर आप उसको रब कर दे रहे हैं तो रब करने के बाद वो आपस में हीलिंग कर लेगा, आपस में जुड़ जाएगा, और फटा हुआ पार्ट आपको नहीं दिखेगा। जब ये आपके सामने आएगा तो ये एक आपको अजीब लगेगा और सोचेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिल गई। अभी जो हमारा ये पॉलीमर है ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जाता है, जैसे किया जाने लगा। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कैंसर के इलाज के लिए जो हमारे पॉलीमर पे हमें केमिकल लगा करके और इसको अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, और जो कैंसर के पार्टिकल्स हैं उनको मारने के लिए भी आज के समय में हमारा पॉलीमर यूज किया जाने लगा है, जो बायो बेस्ड पॉलीमर हैं। अभी यहाँ तक के लेक्चर में हमने पॉलीमर के हिस्ट्री के बारे में जाना कि हमारे पॉलीमर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में तो हमारी वर्जिन से ही रही, बट पॉलीमर स्टेप बाय स्टेप आई, जिगलर नाटा जी आए, कॉर्थोर जी आए, अलग अलग इसमें जो हमारे गुडियर जी आए, अलग अलग हमारे साइंटिस्ट हैं और अपना अलग अलग ही वक्तव्य दिया और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने
पॉलीमर को खोजा जिसमें बैकेलिट्स आए, तो अलग अलग इन्होंने दिया, अपने स्टेटमेंट को दिया और अलग अलग टाइम में इन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा पॉलीमर है ये किस तरह का कितने पार्ट में क्लासिफाइड है और ये किस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन के बारे में। जो हमारी पॉलीमर की ओरिजिन है उस ओरिजिन से हमारी जो क्लासिफिकेशन है, तो ओरिजिन से जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो हमारा है बायोपॉलीमर, बायो बेस्ड पॉलीमर है, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर है और तीसरा इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। जनरली इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में भी कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पे हम आप लोग को एक एक्स्ट्रा चीज़ बताएं ऑरिजिन के बारे में से लेकर के, बायोपॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर। जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जब क्लासिफाई करेंगे तो इलास्टोमर आते हैं, इलास्टोमर के साथ साथ थर्मोप्लास्टिक आते हैं और फिर थर्मोसेट मटेरियल आते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई होती है। अगर आप बल्क प्रॉपर्टी के बेस पे देखें तो सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमॉर्फस मटेरियल आते हैं। वहीं आप लोग जब सिंथेटिक स्ट्रेटजीज के बारे में आप लोग देखेंगे कि हमें कैसे इसको सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आती है और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आती है। एक एक करके आगे हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मोनोमर में आप लोग देखेंगे कि मोनोमर किस तरह से पॉलीमर से आकर के जुड़ा है, क्योंकि पॉलीमर से जब जुड़ेगा तो ऐसा तो नहीं रैंडमली पॉलीमर जुड़ जाएगा, जुड़ता है रैंडमली, बट ऐसा नहीं है, उनकी एक सिस्टमैटिक वे होती है बॉन्ड के फॉर्मेशन की, और वो सिस्टमैटिक वे में जब जुड़ेंगे तो मोनोमर किस तरह से पॉलीमर से आकर के जुड़ रहा है उसके बेसिस पे जो हम कैटेगरी करते हैं, उस कैटेगरी में ऑर्डर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आते हैं, जिसमें आपका पहला जो आता है होमोपॉलीमर्स आता है। होमोपॉलीमर्स क्या होता है कि जब सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आते हैं, सेम टाइप्स के मोनोमर का जब फॉर्मेशन होता है किसी पॉलीमर को बनाने के लिए, तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। और कोपॉलीमर क्या होते हैं कि कोपॉलीमर ये वह पॉलीमर होते हैं जब डिफरेंट मोनोमर आकर के अलग अलग फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कोपॉलीमर बोलते हैं। जैसे कोपॉलीमर में रैंडम कोपॉलीमर आता है। अब रैंडम कोपॉलीमर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉलीमर यहाँ आया, एक यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसमें जब मोनोमर आपके रैंडमली आकर के जुड़े हैं तो उसको हम रैंडम कोपॉलीमर बोलते हैं। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए मोनोमर है, फिर यहाँ पे बी मोनोमर आया, फिर ए मोनोमर आया, फिर बी मोनोमर आया, तो स्टेप बाय स्टेप अगर मोनोमर आके आपके जुड़े हैं तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अभी जो हमारा नेक्स्ट है ग्राफ्ट कोपॉलीमर और ब्लॉक कोपॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है कि जैसे कि चैन की जो फॉर्मेशन होती है ग्राफ्ट कोपॉलीमर में, ये चैन ए ऐसे जो मोनोमर आते हैं उनके ऊपर फिर चैन का फॉर्मेशन बी और फिर नीचे यहाँ से आप ले लें बी, तो इस तरह के चैन का आगे स्लाइड में हम देखेंगे। इस तरह के चैन का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्राफ्ट कोपॉलीमर में आता है। और ब्लॉक कोपॉलीमर में जो हमारे आते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर में क्या होते हैं कि जो हमारे मोनोमर हैं ये ब्लॉक के फॉर्मेशन में जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस कुछ मोनोमर ए के आए, फिर कुछ मोनोमर बी के आए, तो ये जो हमारी फॉर्मेशन होती है इसको हम ब्लॉक कोपॉलीमर के फॉर्मेशन में रखते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है कि इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारा फॉर्मेशन होता है कि हमारी जो हमारा पॉलीमर है ये स्ट्रक्चर बेसिस किस तरह से जुड़े हैं, जिसमें लीनियर पॉलीमर आते हैं, ब्रांच पॉलीमर आते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में कुछ पॉलीमर ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेशन रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग रखते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। अभी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि रैंडम कोपॉलीमर के बारे में। तो रैंडम कोपॉलीमर में जो ये आपका यहाँ मोनोमर है, ये मोनोमर आप लोग देख सकते हैं कि रैंडमली फॉर्मेशन में आया है। रैंडमली यानी कि कहीं भी मोनोमर आ गया है। इसमें देख रहे होंगे कि ये जो मोनोमर आया है, यहाँ पे 2 मोनोमर आया ए का, फिर 2 मोनोमर आ गया बी का, फिर 1 मोनोमर आ गया ए का, मतलब रैंडमली कहीं भी मोनोमर आकर के बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उसको हम रैंडम कोपॉलीमर बोलते हैं। वहीं अगर अल्टरनेट आया है, जैसे कि एक मोनोमर आया, फिर दूसरा मोनोमर आया, फिर तीसरा मोनोमर, फिर दूसरा मोनोमर आया, फिर पहला मोनोमर आया, तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है
इसको हम अल्टरनेट कोपॉलीमर, यानी कि ये जो फॉर्मेशन होती है ये अल्टरनेटिंग फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो मैं आपके साथ बात कर रहा था ब्लॉक कोपॉलीमर की, तो इस ब्लॉक कोपॉलीमर में पहले ए के मोनोमर आए और ए के बाद फिर बी के मोनोमर आए, तो इनकी जो फॉर्मेशन रही इसको हम ब्लॉक कोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर ग्राफ्ट कोपॉलीमर में जाएं तो ये जो हमारी ग्राफ्ट कोपॉलीमर में पॉलीमर है, तो जो हमारी एक चैन की फॉर्मेशन तो बन गई, एक मोनोमर की फॉर्मेशन बन गई, और उसके साथ जब हमारे दूसरे मोनोमर आकर के अटैच होते हैं, जब दूसरे मोनोमर आकर के जुड़ते हैं, यानी कि ये चैन फॉर्मेशन अलग से एक साइड चैन के बेसिस पे होती है, तो इस साइड चैन के बेसिस की जो फॉर्मेशन है इसी को हम ग्राफ्ट कोपॉलीमर बोलते हैं। आप लोग से बात हुई स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो जो मैं आपको बताया कि लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड, मैं 3 बताया, लेकिन इसमें अभी आप लोग देखेंगे कि जो ये हमारा इनका स्ट्रक्चर है, आपके पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर आप लोग लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये लीनियरली आकर के जुड़ी है, जैसे कि एक एक सीधे चैन में आकर के मोनोमर आपके जुड़ जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लीनियर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जो आपके मोनोमर हैं वो ब्रांच्ड में आते हैं। ये ब्रांच में कब आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये आपके इसमें कुछ ब्रांच निकल गई, और जब इनके मोनोमर का फॉर्मेशन इस तरह का होता है तो उसको हम ब्रांच कहते हैं, यानी कि ब्रांचिंग फॉर्मेशन होती है। फिर नेटवर्क फॉर्मेशन क्या होती है? नेटवर्क फॉर्मेशन क्या होती है कि अगर आपके जो मोनोमर हैं ये आकर के ऐसे जुड़ें, एक आप इमेजिन करें कि जो ये आपके चैन की फॉर्मेशन हुई, ये इस तरह से चैन की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम नेटवर्क फॉर्मेशन बोलते हैं, कि आकर के मोनोमर किसी भी पोजीशन पे कहीं भी आकर के जुड़ते गए, तो ये जो हमारा फॉर्मेशन होती है वो नेटवर्क फॉर्मेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। और लास्ट जो हमारे जो मोनोमर का फॉर्मेशन होता है वो डेंड्रीमर फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक जगह से आपके मोनोमर की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और ये एक जगह से जुड़ती जाती है, जैसे इस तरह से जुड़ती गई, फिर ये लास्ट में यहाँ आकर के फिर ऐसे जुड़ती गई। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के और वो अपना फॉर्मेशन करती गई, ब्रांच बनाती गई, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ती गई, तो इनको हम डेंड्रीमर फॉर्मेशन बोलते हैं। जो आपके मॉलिक्यूलर्स की जो फॉर्मेशन की लास्ट है ये डेंड्रीमर फॉर्मेशन होती है, जो ये बहुत ही टिपिकल होती है और बहुत ही इनकी जो जुड़ने की कैपेसिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये देखने को बहुत ही कम मिलता है आपको आपके सेक्टर्स में। जैसे आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इस स्लाइड में इनके स्ट्रेंथ के बारे में जो हमारी एक ग्राफ प्लॉट की जाती है, तो उस ग्राफ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्राफ है, ये इलास्टोमर का ग्राफ है। नीचे वाली जो ये लाइन जा रही है ये इलास्टोमर की है, ये वाली लाइन थर्मोप्लास्टिक की है और ये वाली लाइन थर्मोसेट मटेरियल की है। जैसे कि इलास्टोमरिक मटेरियल, आप लोग इलास्टोमरिक मटेरियल देखेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाती है, तो इसकी ग्राफ सीधी जाती है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में जब आप लोग देखेंगे तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल पहले सॉफ्ट होती है और फिर सॉफ्ट होने के बाद वो मेल्ट होती है, तो इस तरह का ग्राफ वहीं देखने को मिलता है। वहीं थर्मोसेट मटेरियल के बारे में देखेंगे और फाइबर्स के बारे में, तो इनका ग्राफ आपको सीधा देखने को मिलेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन कर लिए हैं, क्योंकि जब हम पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिए हैं, पॉलीमर हम बना लिए हैं, तो पॉलीमर बनाने के बाद हम इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे कि जो हमारे पॉलीमर बने हैं इनका किस बेसिस पे हम नामकरण करते हैं। क्योंकि अभी तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिए कि हमारे पॉलीमर किस बेसिस पे बटे हैं, तो अलग अलग ओरिजिन के बेसिस पे बटे हैं, ये ब्रांच इनके जुड़ने के बेसिस पे बटे हैं कि किस तरह से ये आपस में आकर के बॉन्डिंग कर रहे हैं उस बेसिस पे बटे हैं। तो इनकी जो अलग अलग क्लासिफिकेशन के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर के बारे में, इनका नामकरण कैसे किया गया है। नॉमेनक्लेचर में जनरली जो आपके होमोपॉलीमर होते हैं, ये होमोपॉलीमर जो आपके मोनोमर होते हैं, उन्हीं मोनोमर के नेम के आगे पॉलीमर लगा करके इनका नाम हम रख देते हैं। जैसे कि आप लोग अगर होमोपॉलीमर में देखें तो ये आप लोग इसको फार्मूले के तौर पे रख सकते हैं कि पॉलीमर प्लस नेम ऑफ मोनोमर, तो उसको हम होमोपॉलीमर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कि पॉलीएथिलीन का ये पॉलीएथिलीन का स्ट्रक्चर है और पॉलीएथिलीन किससे बना है, तो एथिलीन से बना है। तो एथिलीन को हम जब पॉलीएथिलीन के आगे हम पॉली लगा दिए हैं तो पॉलीएथिलीन बन गया है। अभी ये मेथाइल मेथाएक्रिलेट मोनोमर होता है और मेथाइल मेथाएक्रिलेट के आगे हम पॉली लगा दिए हैं तो पॉली मेथाइल मेथाएक्रिलेट हो गया है, जो पीएमएमए का फॉर्मेशन है होमोपॉलीमर में। जब हम कोपॉलीमर में आते हैं तो कोपॉलीमर में कुछ अनस्पेसिफाइड फॉर्मेशन होती है, कुछ रैंडम फॉर्मेशन होती है, कुछ अल्टरनेटिंग फॉर्मेशन होती है, कुछ ब्लॉक फॉर्मेशन होती है, कुछ ग्राफ्ट फॉर्मेशन होती है। तो इनमें जो अनस्पेसिफाइड फॉर्मेशन होती है उनके मोनोमर के आगे पॉली और फिर मोनोमर का नाम, फिर को और फिर मोनोमर का नाम रख देते हैं, तो ये अनस्पेसिफाइड फॉर्मेशन हो जाता है। रैंडम फॉर्मेशन में आता है पॉली ए रैन और बी रख देते हैं, तो ये रैंडम फॉर्मेशन में आता है। फिर अल्टरनेटिंग में सेम यही होता है, ब्लॉक में भी ये जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक में होता है कि पॉली ए वाला जो मोनोमर है, फिर ब्लॉक, फिर पॉली बी का जो मोनोमर है उसके आगे हम पॉली लगा देते हैं, तो हमारा ब्लॉक के पॉलीमर का नामकरण हो जाता है। अभी हम लोग और आगे देखते हैं। जो हमारी ये केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारी जब ये केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पॉलीएथिलीन है, इसमें एथिलीन मोनोमर आकर के जुड़ा है और एथिलीन मोनोमर जब मेनी टाइप्स रिपीट किया है तो हमारी पॉलीएथिलीन बन गई है। पॉलीएथिलीन जनरली आप लोग देखेंगे कि ये मोल्डेड ऑब्जेक्टिव आपको पॉलीएथिलीन के देखने को मिलेंगे, जो बैग्स आते हैं या टॉयज आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए भी हम पॉलीएथिलीन का यूज करते हैं। दूसरा जो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पीटीएफई जो है, पीटीएफई आपको मोल्डिंग पार्ट्स आपको पीटीएफई के देखने को मिलेंगे। फिल्म्स और कोटिंग के लिए भी जहाँ पे लो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं। आजकल के जो पान आने लगे हैं, ये पान भी जिसमें आप देखेंगे कि थोड़े भी टाइम में ये क्लियर हो जाते हैं जो बर्तन हैं, तो ये पीटीएफई के कोटेड होते हैं, तो वहाँ भी हम आजकल पीटीएफई यूज करने लगे हैं। टेफलॉन टेप वगैरह के लिए भी हम पीटीएफई, जो टेफलॉन आता है जो किसी लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो जो हमारा मटेरियल होता है वो भी हमारा पीटीएफई ही होता है। वहीं स्टायरीन, जो स्टायरीन मोनोमर होता है, ये स्टायरीन मोनोमर के आगे जब हम पॉली लगा देते हैं तो पॉली स्टायरीन बन जाता है। और जो पॉली स्टायरीन होता है ये आप देखेंगे कि ट्वाइस इंसुलेशन वगैरह के या फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है इसका। तो पॉलीस्टायरीन का हम ट्रांसपेरेंट चीज़ों के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि ये मोनोमर आप देखेंगे कि ये विनाइल क्लोराइड का मोनोमर है। विनाइल क्लोराइड के मोनोमर के आगे जब हम पॉली लगा दिए हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी ये हैलोजन ग्रेड के मटेरियल के साथ एलिमेंट के साथ मिक्स होने से बना होता है, जिसमें ये हैलोजन ग्रेड के जो मटेरियल होते हैं, ये हैलोजन ग्रेड के मटेरियल होने के ही वजह से हम इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जब तक जितने देर तक ये आग में रहती है उतने देर तक तो जलती है, लेकिन जब आग से आप निकाल देंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बुझ जाती है। इसके वजह से हम केवल इंसुलेशन के लिए पीवीसी का यूज करते हैं। जैसे कि नॉमेनक्लेचर में अभी आप इस पॉलीमर को देखें, जो हमारी पीईटी है, पीईटी आपकी पॉलीएथिलीन टरफेथालेट जो मटेरियल है, पॉलीएथिलीन टरफेथालेट मटेरियल जो आपका यूज किया जाता है बॉटल्स पैकेजिंग इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मटेरियल है ये पीईटी या पीबीटी होता है, जिसमें एल्कोहल एंड ग्रुप और एसिड एंड ग्रुप आपस में जब फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये अब देखेंगे कि पीएमएमए, जो हमारी पीएमएमए मटेरियल होती है, ये पॉलीमेथाइल मेथाएक्रिलेट के फॉर्मेशन से बनती है और जनरली ये इसमें सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती है और स्क्रैच होने के चांसेस इसमें बहुत कम रहते हैं, यानी कि इसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है और जनरली ये विंडोज़ वगैरह के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा नायलॉन 6, जिसको हम पॉलीएमाइड के नाम से जानते हैं, जो हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के फॉर्मेशन से बनता है। ये नायलॉन 6 का जो फॉर्मेशन होता है ये फाइबर और टेक्सटाइल के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छी इसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है
इसके लिए जो हमारा पॉलीमाइड 6 होता है, जिसको हम नायलॉन 6 के नाम से जानते हैं, इसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी होती है। अभी हम देखते हैं जो हमारा नेचुरल रबर होता है, इस नेचुरल रबर की जो स्ट्रक्चर होती है आप लोग देख सकते हैं। नेचुरल रबर की ये स्ट्रक्चर होती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो एयरप्लेन फाइबर्स के लिए यूज किया जाता है नेचुरल रबर। उसके बाद SBR होता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसकी ये स्ट्रक्चर होती है। जनरली ये कार टायर्स और स्पोर्ट्स शूज़ के लिए यूज किया जाता है। पॉलीयूरेथीन, जो पॉलीयूरेथीन थर्मोसेट मटेरियल में आता है, ये इंसुलेशन स्पोर्ट्स शूज़ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है PDMS, जो हमारा मटेरियल होता है, पॉली डाई मेथाइल सिलॉक्सेन। ये जो मटेरियल है जो सिलिकॉन से मिल करके बना होता है, सिलिकॉन इसके मेन ब्रांच में, मेन बॉन्ड में होता है। ये हमारा यूज किया जाता है सीलिंग वगैरह के लिए, बैकिंग वगैरह, और मोल्ड्स, जनरल लो एडेशन मोल्ड्स की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पॉली डाई मेथाइल सिलॉक्सेन का यूज किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो पॉलीमर है, यह पॉलीमर चैन की लेंथ के साथ साथ अपने बिहेवियर को चेंज करता है। जैसे कि अगर चैन की लेंथ छोटी है, वो कम, उसकी बिहेवियर कुछ अलग होगा, वो अलग फॉर्मेशन देगी, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। चैन की लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे उनके फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसके बारे में जो फार्मूला है, इस फार्मूला को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के बेस्ड पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। जैसे कि इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर आर कंट्रोल टू लार्ज एक्सटेंड बाय द चैन लेंथ। अ चैन फ्रॉम द कोर्स ऑफ थाउजेंड्स प्लस रिएक्शन, टिपिकल नॉट ऑल चैन आर ऑफ द सेम लेंथ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा एक चैन से तो बनती नहीं है, हजारों चैन आ करके जब जुड़ते हैं, चैन की फॉर्मेशन होती है, तो हमारा पूरा पॉलीमर प्रोडक्ट बनता है। और इस पॉलीमर प्रोडक्ट जब हमारी बन रही है, तो इस पॉलीमर प्रोडक्ट में सभी चैन का लेंथ एक समान नहीं होता है। इसके लिए जब सभी चैन का लेंथ एक समान नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टी, जो हमारे चैन लेंथ हैं, ये चैन लेंथ अलग अलग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, जो हम मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में इसको स्टडी करते हैं। जैसा कि आप एक इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जो हमारा ये पहला जो चैन लेंथ है, ये हमारे एक्रिलिक एसिड, जो हमारी पॉलीमर बेस्ड जो हमारी एक्रिलिक एसिड है, इस एक्रिलिक एसिड में जब हमारा चैन 500 ग्राम पर 500, जब हमारी एक्रिलिक एसिड 5000 ग्राम पर मोल का रहा, तो उस टाइम जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो डिस्पर्जेंट होता है। जब ये चैन लेंथ बढ़ता जाता है और 70,000 ग्राम पर मोल होता है, तो वहाँ पे हमें डिटर्जेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर से 2 मिलियन ग्राम पर मोल हुआ तो प्रिसिपिटेंट्स बनता है। और जब ये और भी ज़्यादा चैन का फॉर्मेशन अलग अलग हुआ, जब क्रॉस लिंक्ड बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये थिकर में सुपर एब्जॉर्बर बन गया, जो कि आपको बच्चों के डाइपर्स वगैरह में देखने को मिलता है। क्योंकि जब इसके चैन की फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई, और चैन की जब फॉर्मेशन हुई, तो ये चैन आपस में क्रॉस लिंकिंग इनकी बढ़ गई, और क्रॉस लिंकिंग के बढ़ने से इनका ये सुपर एब्जॉर्बर बन गए। और इनकी जो एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी रही, वो एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग स्टेज पे आकर के, अलग अलग फेज पे आकर के, ये अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं। जिसमें मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा आता है, दो पैरामीटर को हम कंसीडर करते हैं, जिसमें वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट को जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जब हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। वहीं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए जब हम मॉलिक्यूलर के वेट को
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारे मॉलिक्यूलर का कितना वेट है और कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में। जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में जो हमें मॉलिक्यूलर मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मेशन होता है। और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में जब हम मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ये जो ग्राफ हम जब वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जब हम ग्राफ देखते हैं तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ इससे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो जिसका डिजिट आता है वो डिजिट नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन में आप लोग पाएंगे कि जो हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उस वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू आई है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होती है। और जब ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो इस तरह का शेप आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यहाँ देखने को मिलेगा और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यहाँ देखने को मिलेगा। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को लेकर के हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फार्मूला जो होता है, जब हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकल जाती है। अभी हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जब लेस देन 1 होती है तो उसकी क्या इम्पैक्ट आता है, ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या इम्पैक्ट आता है। चलिए फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया है और हम आगे के वीडियो में आगे के स्लाइडों में देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।